डेंगू मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि पेशेंट को कंफर्टेबल करना है, प्लस पेशेंट की हाइड्रेशन पे यानी कि पेशेंट के बॉडी फ्लूइड पे पूरा ध्यान देना है। प्लेटलेट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट की हाइड्रेशन पे, उसके पैक सेल वॉल्यूम पे, उसके यूरिन आउटपुट पे ध्यान देना चाहिए ताकि किसी भी पेशेंट को डेंगू शॉक में ना जाए या डेंगू हेमरेजिक फीवर में ना जाए। डेंगू बच्चों में भी होता है और बच्चों में जो डेंगू होता है क्योंकि बच्चों का रिजर्व वॉल्यूम काफ़ी कम होता है तो इनमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस एडल्ट से भी ज़्यादा होते हैं। जिन बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं और डेंगू होता है तो उनकी ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करनी चाहिए, उनको ब्रेस्ट फीड भी देते रहें और अगर वो बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो एक्स्ट्रा फ्लूइड भी देते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा मेहता एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि मच्छरों की वजह से होने वाला डेंगू बहुत देखने को मिल रहा है, बड़ों को, बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। ऐसे में अगर घर में किसी छोटे बच्चे को डेंगू हो जाता है तो उसमें आप उसकी कैसे केयर कर सकते हैं, किस डॉक्टर को दिखाएं, कौन सी मेडिसिन लें और किस तरीके से उसको ऐसा ट्रीटमेंट दें कि बच्चे को आराम मिले। आज हम इसी पर बात करेंगे डॉक्टर नारंग से। नमस्कार, फोकस चैनल पे आज मैं जो विषय पे बोलना जा रहा हूँ ये डेंगू फीवर है। डेंगू के दिल्ली में या पूरे इंडिया में ही बहुत सारे केसेस हो रहे हैं और इसकी मैनेजमेंट पे अगर हम बहुत तरीके से ध्यान दें तो डेंगू का कोई भी केस खराब नहीं होना चाहिए। जो डेंगू मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि पेशेंट को कंफर्टेबल करना है, प्लस पेशेंट की हाइड्रेशन पे यानी कि पेशेंट के बॉडी फ्लूइड पे पूरा ध्यान देना है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक पेशेंट जिसको कि 103, 104 बुखार आ रहा है और अगर वो पानी भी ठीक पी रहा है, उसके हाथ पैर गर्म है, उसका यूरिन आउटपुट नॉर्मल है, पल्स और बीपी मेंटेन्ड है, तो वो डेंगू के मामले में अगर उसके प्लेटलेट काउंट कम भी है तो वो सीरियस नहीं है। सिमिलरली एक पेशेंट बुखार ज़्यादा नहीं है पर हाथ पैर ठंडे हैं और यूरिन आउटपुट कम है और बीपी भी कम है, अगर उसके प्लेटलेट 1 लाख से ज़्यादा भी है तो वो सीरियस है। तो सीरियसनेस जो है वो डेंगू में आती है अगर हम बॉडी के फ्लूइड मैनेजमेंट पे ध्यान दें, उसको डिहाइड्रेट ना होने दें। और इसका जो पैरामीटर है वो क्लिनिकल पैरामीटर है हाथ पैर गर्म रहना, टेम्परेचर जो है वो पैरासीटामोल से कंट्रोल हो जाना और यूरिन आउटपुट बहुत अच्छा होना। और बहुत अच्छे को जो मैं बोलता हूँ 24 घंटे में 6 से ज़्यादा बारी। ये पेशेंट अगर प्रॉपरली घर पे भी और अपना प्रॉपर हाइड्रेशन करता रहता है तो ये घर पे ठीक हो सकता है। ब्लड में हम ज़्यादातर जो चेक करना चाहिए वो है पैक सेल वॉल्यूम या हीमोग्लोबिन। पैक सेल वॉल्यूम हमें बताता है कि हमारे अंदर फ्लूइड वॉल्यूम अगेंस्ट ब्लड वॉल्यूम कितना है। अगर बॉडी में फ्लूइड कम हो जाता है तो पैक सेल वॉल्यूम बढ़ जाता है और इसका बढ़ना ये बता रहा है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही है। प्लेटलेट जरूर डेंगू में कम होते हैं और वो करीब 7-8 दिन तक कम होते रहते हैं। इनफैक्ट फीवर उतरने के बाद भी प्लेटलेट काउंट कम होते हैं
परंतु अगर पैक्सल वॉल्यूम मेंटेन्ड है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन नहीं है, उसका यूरिन आउटपुट ठीक है, तो वो पेशेंट घर पे ठीक हो सकता है। फेस ऑफ डेंगू में क्या होता है कि पहले 4-5 दिन तेज बुखार आता है, फिर बॉडी के सेल से फ्लूइड लीक होता है। डेंगू की मेनली 3 टाइप्स होती हैं, एक डेंगू फीवर, एक डेंगू हेमरेजिक फीवर और एक डेंगू शॉक। जो सबसे खतरनाक है वो डेंगू शॉक है। इसमें ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, पैक्सल वॉल्यूम बढ़ जाता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है और बीपी कम हो जाता है। और यही पेशेंट होते हैं जिनमें मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी होती है। तो अगर शुरू से ही पेशेंट की हाइड्रेशन पे ध्यान दिया जाए तो वो डेंगू शॉक में नहीं जाते हैं और फ्लूइड मैनेजमेंट से बहुत सारे पेशेंट, या मैं बोलूँगा करीब 80 to 90% पेशेंट घर पे ठीक हो सकते हैं। जिन पेशेंट्स में फ्लूइड मैनेजमेंट ओरली नहीं हो पाती उनको दाखिल किया जाता है और दाखिल करके अगेन आईवी फ्लूइड्स दे के, या अगर ज़रूरत होती है तो आईवी कोलाइड दे के उनको मैनेज किया जाता है। ये तो है डेंगू की मैनेजमेंट। अब आते हैं डेंगू की रोकथाम पे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डेंगू का वायरस एक मच्छर द्वारा फैलता है और वो मच्छर जो पनपता है साफ पानी में पनपता है। तो अगर हम मच्छर को नहीं पैदा होने देंगे तो डेंगू की रोकथाम पहले स्तर पे हो जाएगी, और फिर भी अगर डेंगू होता है तो दूसरे स्तर पे उसकी रोकथाम होती है। बहुत सारे लोग सिर्फ प्लेटलेट्स पे ध्यान देते हैं, पर मैं इस फोकस चैनल के माध्यम पे ये कहना चाहता हूँ कि प्लेटलेट्स से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट की हाइड्रेशन पे, उसके पैक्सल वॉल्यूम पे, उसके यूरिन आउटपुट पे ध्यान देना चाहिए, ताकि किसी भी पेशेंट को डेंगू शॉक में ना जाए या डेंगू हेमरेजिक फीवर में ना जाए और उसका इलाज प्रॉपर हो। देखिए, एक विशेष टिप्पणी मैं यहाँ करना चाहूँगा कि डेंगू बच्चों में भी होता है, और बच्चों में जो डेंगू होता है क्योंकि बच्चों का रिजर्व वॉल्यूम काफ़ी कम होता है, तो इनमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस एडल्ट से भी ज़्यादा होते हैं। तो इनकी मैनेजमेंट में आप और ध्यान दो और इनको भी सिमिलर आउटलाइन पे पैक्सल वॉल्यूम को मेजर करना है और बच्चों की हाइड्रेशन को देखना है, यूरिन आउटपुट को देखना है और पर्याप्त मात्रा में उनको पानी दें। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जब फीवर तेज होता है तो बच्चे को ज़्यादा लपेट देते हैं, पंखे बंद कर देते हैं। इन सब से एक्चुअली फ्लूइड लॉस बढ़ता है, और टेम्परेचर को कम करने के लिए ठंडे पानी की पट्टी नहीं करनी, टेम्परेचर को कम करने के लिए बर्फ़ के पानी की पट्टी नहीं करनी, टेम्परेचर को कम करने के लिए टैपिड स्पॉन्जिंग करनी है। टैपिड स्पॉन्जिंग का मतलब होता है उस तरह का पानी जिससे अगर मैं नहाऊं तो मुझे ठंड ना लगे। तो जैसे आजकल के मौसम में हल्का सा निवाया पानी लेना है और पूरी बॉडी को पोंछना है, खाली माथे को नहीं। अगर हम पूरी बॉडी को पोंछेंगे तो हम जब तक दवाई का असर आता है उससे पहले टेम्परेचर को कम कर पाएंगे, और टेम्परेचर को हम अगर कम रखेंगे तो बॉडी से फ्लूइड लॉसेस भी कम होंगे। और अगर बच्चा भी प्रॉपर फ्लूइड लेता रहता है तो बच्चे में भी दाखिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उनको अगर हाइड्रेशन मेंटेन रहे, यूरिन आउटपुट मेंटेन रहे और हाथ पैर ठंडे ना हो तो उनको भी घर पे मैनेज किया जा सकता है। जिन बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं और डेंगू होता है तो उनकी ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करनी चाहिए, उनको ब्रेस्ट फीड भी देते रहें, और अगर वो बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो एक्स्ट्रा फ्लूइड भी देते रहें। और जो बच्चे बहुत छोटे हैं उनको, जैसे मैंने बोला कि उनका फ्लूइड रिजर्व बहुत कम होता है, तो उनको डेफिनेटली अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी कि अगर मैं बोलूँ 1 साल से छोटे बच्चे या बहुत मोटे बच्चे, उनको फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए हॉस्पिटल में रखना एक तरह से फ़ायदेमंद इसलिए होता है कि उनकी फ्लूइड मैनेजमेंट घर पे देखने में कई बार दिक्कत आती है। ब्रेस्ट फीड को कंटिन्यू करो,
बाकी बच्चे को एक्स्ट्रा फ्लूइड अकॉर्डिंग टू एज अप्रोप्रिएट देना चाहिए और अपने डॉक्टर से रेगुलरली दिखाते रहें। और कोई भी ये जो चीज़ें हैं, बकरी का दूध, पपीते के पत्ते, इन चीज़ों का कोई डायरेक्ट बेनिफिट लिटरेचर में साइंटिफिकली नहीं है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट है बच्चे की हाइड्रेशन मेंटेन करना। बच्चे की वाइटल मॉनिटरिंग भी घर पे हो सकती है, और अगर बच्चा कंफर्टेबली सांस ले रहा है और सांस लेते समय उसकी पसली नहीं चल रही है, क्योंकि पसली को देखने के लिए अगर आप थोड़ा सा बच्चे का शर्ट ऊपर करेंगे या वेस्ट ऊपर करेंगे, तो अगर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो बच्चे को जल्द से जल्द आप हॉस्पिटल लेके जाएं। अगर बच्चा कंफर्टेबली ब्रीथ कर रहा है, पसली नहीं चल रही है, एक्सेसिव स्वेटिंग नहीं हो रही है, और जैसे मैंने बोला हाथ पैर ठंडे नहीं है, तो उनको आप घर पे कर सकते हैं। रेस्पिरेशन रेट अकॉर्डिंग टू एज, न्यूबॉर्न में 40 होता है, 1 साल पे 30 के करीब होता है पर मिनट, और उसके बाद बच्चों में जो थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं उनमें अराउंड 20 से 24 पर मिनट होता है, और एडल्ट्स में रेस्पिरेटरी रेट 12 to 16 होता है पर मिनट। डेंगू का बचाव ग्रास रूट लेवल पे पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में अगर जब हर साल होती हैं, हर साल बरसातों के बाद होती हैं, हर साल सेम टाइम होती हैं, और हर साल हमें पता है कि ये मच्छरों से होती हैं, और हमें ये भी पता है कि मच्छर कैसे पनपते हैं, और हमें ये भी पता है कि मच्छर को मारने के लिए पानी को इकट्ठा ना होने दें, और उस पानी में अगर हम पेट्रोल या केरोसिन ऑयल डाल दें तो वो पानी में मच्छर नहीं पनप पाएगा। तो बड़ा दुख होता है कई बार कि जिस बीमारी के बारे में इतना ज़्यादा पता है उसके बावजूद भी ये होता है, और ये हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ सरकार की गलती है। मेरे हिसाब से तो जैसे मैंने बोला था कि अगर एक घर में डेंगू है तो वो घर राइट, लेफ्ट, आगे, पीछे 5 घरों में आप देखो और मच्छर को वहीं रोक दो। एक मच्छर मैक्सिमम 20 से 25 फुट दूर जा सकता है और वहीं पर वो फैलाएगा। तो अगर एक घर में है तो अगर हम 5 घर उसके आगे पीछे दाएं बाएं पूरी तरह से वहाँ पर देख लें कि मच्छर को ना पनपने दें, तो हम वहीं पर मच्छर के पनपना रोक सकते हैं और डेंगू को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अब देखिए, अब ये लेवल 2 का बचाव है कि मच्छर तो है ही है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहता, तो मैं उसके लिए कुछ मच्छर मारने वाली दवाइयाँ छिड़कता हूँ या कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट बॉडी पे लगाता हूँ। मॉस्किटो रिपेलेंट जो बॉडी पे लगाते हैं वो मोस्टली केमिकल वाले होते हैं, केमिकल फ्री नहीं होते हैं, तो कुछ हद तक वो एलर्जीज़ बच्चों में कर सकते हैं या उन केमिकल का एब्जॉर्प्शन स्किन से वो तो हो सकता है। परंतु जिन क्रीम्स पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि आप बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ देखा गया है कि ऑर्गेनिक ऑयल्स ऐसे होते हैं जो मॉस्किटो को रिपेल करते हैं और वो एब्जॉर्ब भी नहीं होते हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बट डेफिनेटली जो प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हैं उनके इंसर्ट पे आप ध्यान से पढ़ें कि वो उनमें क्या केमिकल्स हैं, और केमिकल फ्री हैं तो आप इस्तेमाल कीजिए। मॉस्किटो रिपेलेंट डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इतने सारे मॉस्किटो हैं। अगेन उनको बच्चों से थोड़ा दूर लगाएं। कुछ लोग बिल्कुल बेड पे ही लगा देते हैं तो उनकी स्मेल से भी बच्चों को सांस की प्रॉब्लम होती है और एलर्जीज़ होती है। तो ये चीज़ का आप ध्यान दें। अगर आपके बच्चे को मॉस्किटो रिपेलेंट से खांसी हो रही है या एलर्जी हो रही है तो आप उसका प्रयोग ना करें। जैसा कि अभी हमें डॉक्टर साहब ने डेंगू के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई, अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें और थोड़ी सी केयर करें तो हम इस बीमारी से या इस बुखार से बच सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस पे डॉक्टर नारंग के अलावा और भी कई डॉक्टर्स ऐसे आते हैं या ऐसे जुड़ते हैं जो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में, बहुत सारी बीमारियों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें और जानकारी देते हैं। तो आप हमारा चैनल देखते रहिए और यूं ही इसको पसंद करते रहिए। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।
सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।